हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 13 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो क्वेड लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है कल ही, वर्चुअल मीटिंग। तो उसमें क्या आउटकम निकला है, उसमें पहला तो ये कि क्वेड वैक्सीन डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने वाला कंट्री रहेगा इंडिया, प्रोवाइड किया जाएगा यूएसए को, जिसमें फंडिंग ली जाएगी जापान से, और लॉजिस्टिक मतलब लास्ट माइल तक उस वैक्सीन को अवेल कराने का काम किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ऐसे करके एक तो वैक्सीन इनिशिएटिव, और इसके अलावा वर्किंग ग्रुप्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर काम किया जाएगा, वैक्सीन को लेकर के काम किया जाएगा, और साथ में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करो या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करो। ठीक है, देखेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा इधर बताया हुआ है कि फैक्ट्री आउटपुट जो है वो अभी डिक्लाइन कर गया, नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गया फरवरी में, और इन्फ्लेशन भी राइज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये डेटा रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर में आता है, उसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक तो फैक्ट्री आउटपुट, दैट मीन्स जो IIP है ना, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर गया, और साथ में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, वो भी राइज हो गया और वो पहुंच गया 5.03%, जो कि राइज है पिछली जो महीने की, दैट मीन्स कि जनवरी में इन्फ्लेशन जो थी वो कम थी और वो राइज होकर के 5.03 आ गई। जैसा कि हमें पता है कि RBI को जो टारगेट दिया हुआ है वो कितना है, 4 ± 2, दैट मीन्स 6% हाईएस्ट है, तो उसकी तो रेंज में ही है ही है अभी। ठीक है, तो ज़्यादा कोई चिंता की बात है नहीं। पर हाँ, इसमें एक फ़ायदा क्या होगा कि फैक्ट्री प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री ऑनर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि थोड़ी सी इन्फ्लेशन राइज हो रही है तो प्राइस राइज होगी उनके प्रोडक्ट्स की, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म डेटा है, हर महीने चेंज होता रहता है। IIP भी हर महीने रिलीज होता रहता है। फिर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली लगाई गई है, एक पिटिशन आप कह सकते हो, एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कि 1991 का एक एक्ट है जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जो कि PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के टाइम पे लाया गया था। तो बोलो वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो भी स्टेटस था वर्शिप प्लेसेस का, छोड़ के राम जन्मभूमि को छोड़ के अयोध्या वाली, ठीक, बाकी जो प्लेसेस है जहां पर जो स्टेटस है, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो स्टेटस एज इट इज मेंटेन रहेगा। ठीक है, इस आर्टिकल को देखेंगे कि क्यों इस प्रोविज़न को या इस एक्ट को अभी सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से रिप्लाई मांग रहा है कि आप रिस्पॉन्ड करो। तो एक तो एक्सप्लेन्ड पेज पे भी ये इसका मैटर है और यहाँ पर भी है, डिटेल में जानेंगे दोनों को एक साथ लेकर के। साथ में इधर देखो आप, हरियाणा के बाद में अब झारखंड गवर्नमेंट ने भी 75% कोटा जो है वो डोमिसाइल बेस्ड फिक्स कर दिया है। पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हरियाणा में 50,000 से कम की सैलरी वालों के लिए किया गया था, यहाँ पर तो 30,000 से कम के लिए ही कर दिया गया है। बताया जा रहा है, बोले कि झारखंड में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से चलते हुए। ठीक है, आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो कंसर्न्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। हरियाणा के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वही यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कस जो करेंगे आर्टिकल वो है दांडी यात्रा से रिलेटेड, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दांडी यात्रा को मेमोराइज करते हुए, जिसको कि 91 ईयर्स हो गए, 91 साल हो गए उसकी मेमोरी में, और आने वाला जो 2022 साल है वो क्या है, 75th ईयर हो जाएगा हमारी जो इंडिपेंडेंस उसका, तो उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, तो उसको आंदोलन के तौर पे देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है। इसके साथ में हम एक आर्टिकल वहाँ पर एक्सप्लेन पेज पर भी है, दोनों को इंटीग्रेट करके देखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स, स्पेसिफिकली वो 4 स्टेट्स जिनकी बॉर्डर म्यांमार से लग रही है, जिनमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, तो इनको ये कहा है कि भाई आप इलीगल माइग्रेंट जो भी आ रहे हैं ना म्यांमार को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री कू हो गया, अब मिलिट्री के रूल से डर करके जो सिविलियंस हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं, और वो अब पोरस बॉर्डर है, देखो उधर पोरस का मतलब वहाँ पे वो लोग आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली रिलेशंस भी है वहाँ पे म्यांमार के लोगों के साथ में, जो इंडियंस हैं इधर जो ये 4 स्टेट्स हैं।
तो मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा है कि बोले आप इलीगल माइग्रेंट्स को अभी आने मत दो, इन्फ्लक्स को चेक करो, ठीक है। क्योंकि इंडिया के ऊपर न तो कोई ऑब्लिगेशन है रिफ्यूजीज़ का लेकर के, क्योंकि इंडिया रिफ्यूजीज़ के ऊपर जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और 1967, इन दोनों प्रोटोकॉल्स का सिग्नेटरी नहीं है। और दूसरा रही सही में उधर से वो जो आ रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स म्यांमार को छोड़ करके, उससे डेमोग्राफी में भी तो डिफरेंस आएगा, फिर आगे फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। माइग्रेंट क्राइसिस अभी के जो है 1971 का जो माइग्रेंट क्राइसिस था, बांग्लादेशी लोग जो आ गए थे, वो अभी तक भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ये कहा है। इधर अहमदाबाद की विजिट पे गए हुए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा बोले स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर हमें काम करना है, ठीक है। इसी चीज़ को बताया, आर्टिकल दोनों डिस्कस नहीं करेंगे, कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बेस पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एक जिस्ट ले लेते हैं कि वायरस से इंडिपेंडेंस के लिए फाइट स्टार्ट कर दी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा फुल फ्लेजेड वे में, और ये कहा है कि 4 जुलाई आते आते हम वायरस से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कदम उठाया गया है वो ये कि जिसमें लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाया जाए, ठीक है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो अप्रूवल मिल गया ना यूएस कांग्रेस के द्वारा, उस अप्रूवल के बेसिस पे काम किया जाएगा। साथ में यूएसए गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिले करेगी H1B वीज़ा से रिलेटेड जो है, जिसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं जो यूएसए में जाकर के काम करते हैं किसी दूसरे देश से, जैसे कि इंडियन इंजीनियर जाकर के वहाँ पे काम कर रहे हो, तो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एक थ्रेशोल्ड बना दिया था, जिसके बेसिस पे बहुत सारे इंजीनियर्स को H1B वीज़ा अलॉट नहीं हो पा रहा था और वो यूएस नहीं जा पा रहे थे। तो उन नॉर्म्स को थोड़ा सा एक रिलैक्स करने के लिए काम करेगी अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बट उसमें थोड़ा सा डिले है। फिर ये आर्टिकल है इधर कि म्यांमार ने जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था जापान के साथ मिलकर के, तो जापानीज एजेंसी जिसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा, ठीक है, उन्होंने जो होक्काइडो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसके साथ में मिलकर के काम किया था और म्यांमार की तरफ से भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो ओवरऑल बात क्या है, क्योंकि म्यांमार में हमें पता है मिलिट्री कू हो गया, तो इस वजह से जापान ने एक बार जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसको होल्ड पे रख लिया कि कहीं मिलिट्री मिसयूज़ ना कर ले डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जा कर के, ठीक है। तो यही था, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देखो जुलू किंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जुलू किंग कौन थे जिन्होंने इंडियंस और अफ्रीकन्स के बीच में रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने की बात की थी, जिनका नाम तो गॉडविल जेवलिथिनी, ठीक है, गुडविल जेवलिथिनी। तो बेसिकली जुलू यहाँ पर वर्ड है ना, इससे ये जुलू एक ट्राइब है जो कि साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगी, ठीक है। कभी आपने कोई क्रिकेटर लांस क्लूजनर का नाम सुना हो तो वो जुलू ही थे, ठीक है। तो जुलू ट्राइब, इसलिए उनको जुलू बोला जाता था। ओके, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे सीधा, वहाँ पर देखो बैंकों की स्ट्राइक के बारे में बताया हुआ, आप देख सकते हो, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। SMS नॉर्म्स को लेकर के ट्राई ने 2018 में जो रेगुलेशंस बनाए थे उनको हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, और अगर आपको खुद को पढ़ना है तो ये न्यूज़पेपर जो है वो शेयर हो जाएगा सुबह तक आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फिलहाल इसमें SMS नॉर्म्स को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे कयास थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि शुरुआत में 2010 के लगभग मतलब मैसेजेस 10 रुपये के पैक में लोग अनलिमिटेड मैसेज किया करते थे, तो उसकी वजह से जो सॉलिसिटेड मैसेज हुआ करते हैं ना, जो कॉमर्शियल मैसेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, फॉर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप ऑर्डर डालना चाह रहे हो, तो वो तो सॉलिसिटेड हो गए। अब दूसरे होते हैं अनसॉलिसिटेड। वो कौन से मैसेजेस होते हैं, जैसे कोई कंपनी आपके पास भेजेगी 3 BHK अपार्टमेंट अवेलेबल है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो या ना हो, आपकी डिमांड पर नहीं है वो चीज़, तो अनसॉलिसिटेड। तो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्म्स लेकर के आए थे ट्राई के द्वारा, बट उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। अभी 10-11 मार्च को देखा गया था कि लगभग इंडिया में देखो 100 करोड़ मैसेजेस डेली होते हैं, ठीक है। अब उन 100 करोड़ मैसेजेस के चक्कर में आप देखोगे ओवरऑल कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जब अनवांटेड मैसेजेस आते रहते हैं और वो लगातार एक यूज़र को परेशान करते हैं। तो यूज़र को भी एक ऑटोनॉमी दी हुई थी कि भाई आपकी प्रेफरेंस आप रजिस्टर करो ट्राई प्लेटफॉर्म पे कि भाई आप क्या चाहते हो, कौन से मैसेज आपको एक्सेप्टेबल है, कौन से नहीं है। बट उसके बावजूद भी जो एक्टिविटीज़ हैं
जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही जा रही है, और लूप होल्स ढूंढ करके लोग मैसेज कर ही देते हैं कैसे भी करके, आप खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर आर्टिकल है, डिस्कस नहीं करेंगे। आईडीबीआई उसको जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो कि आरबीआई के अंडर में चलता है, जिसमें कोई भी बैंक की अगर हालत खस्ता है, एनपीएस बहुत ज़्यादा हो गए, कैपिटल की कमी आ रही है, बैंकरप्ट हो सकता है, अगर उसी परिस्थिति में लगातार चलता रहा तो बैंकों को पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रोविजन में डाल दिया जाता है और फिर उन पे वर्कआउट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आईडीबीआई को रिलैक्स कर दिया गया है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा हमने कल परसों एक आर्टिकल और देखा था, न्यूज़ देखी थी, जिसमें सेबी ने म्यूचुअल फंड्स पे एक कैप लगा दी थी कि जो नए इन्वेस्टर, नया जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, कोई भी एक सिंगल इशूअर कोई भी बॉन्ड अगर रिलीज कर रहा है, उसके 81 बॉन्ड्स में अगर कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहता है तो 10% से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को विड्रॉ करने के लिए कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि आप इस तरीके के डायरेक्टिव्स अभी मत दो, क्योंकि इकोनॉमी अभी क्राइसिस का सामना कर रही है। बाकी एक भी आर्टिकल काम का नहीं है, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे कि यील्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बॉन्ड यील्ड कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग बॉन्ड की तरफ, मतलब एक तरीके से क्या होता है, बॉन्ड रिटर्न कम देना शुरू कर देता है बॉन्ड यील्डिंग की वजह से, तो लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता, वही चीज़ है इधर। दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल ये है सेफ्टी नेट्स की। अगर बात की जाए, सेफ्टी नेट का मतलब हो गया कि जो सोशल सिक्योरिटी कोड ना, 4 कोड्स में देखो टोटल 44 लेबर कोड्स को कोडिफाई कर दिया गया है, 4 कोड्स में 44 जो एक्ट थे उनको। तो इसमें 50 लाख गिग वर्कर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है। और सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इसमें जो स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वो उसके अंडर में जैसे ही सोशल सिक्योरिटी कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसमें कवरेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। तो सेंटर इस चीज़ को प्लान करने की, मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए जल्दी ही तैयार है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को शुरू किया जाए, ठीक है। अब देखते हैं जो भी आर्टिकल हमारे पहले थे उनको डिटेल में एक एक करके। फर्स्ट न्यूज़ है क्वेड इनिशिएटिव, 3 वर्किंग ग्रुप लॉन्च कर दिए गए हैं, और वो 3 वर्किंग ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो क्वेड वैक्सीन एक्सपर्ट, एक क्वेड क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप और एक क्वेड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। तीनों मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। साथ में ये जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है ना, इधर चाइना को भी दिमाग में रखा गया है डिस्कशन में, क्योंकि शेयर्ड विजन फॉर द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये चीज़ कहीं ना कहीं क्वेड में मेन थीम थी। और चाइना की जो एग्रेशन है उसको लेकर के चारों लीडर्स हैं। लीडर कौन कौन थे? हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदो सुगा और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। इन्होंने वर्चुअली फर्स्ट टाइम अपनी तरफ से एक्नॉलेज किया है कि क्वेड एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि अभी तक इससे पहले कोई भी लीडर्स की मीटिंग नहीं हुई थी क्वेड के नाम पर। तो क्वेड वैक्सीन डेवलप किया जाएगा पहले तो, जिसमें फंडिंग प्रोवाइड करेगा जापान, काम होगा इंडिया में, फैसिलिटी मिलेगी यूएसए को, और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो मिलेगा वो देगा ऑस्ट्रेलिया। इससे क्या होगा कि लास्ट माइल तक वैक्सीन अवेल किया जा सके। तो ये एक क्वेड वैक्सीन की जो थीम है उस पर काम कर दिया गया है, वॉर अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, वैक्सीन के अलावा जो क्वेड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप है उसमें एक चीज़ क्लियर आ रही है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो भी थीम रहेगी इस कॉपरेशन में, इस एंगेजमेंट में, क्वाड्रिलेटरल एंगेजमेंट में। तो उस पर भी एक वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश कर दिया। और हमें पता ही है कि टेक्नोलॉजी कितना स्पीड से बदल रही है, तो उस पर भी ध्यान देने के लिए क्वेड क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप ये भी स्टैब्लिश कर दिया गया है, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो सके और उस पर बेस्ड कॉपरेशन किया जा सके। देखो, डेमोक्रेसी है चारों की चारों कंट्रीज़, और डेमोक्रेसी को ये किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना देना चाहती इंटरनेशनल लेवल पर भी, कि बोला जिस तरीके से एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स की बात की जाती है, उसी तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो में भी अलग अलग कंट्रीज़ के अपने राइट्स होते हैं, उन राइट्स को बिल्कुल भी वायलेट होने देना नहीं चाहिए। और यही कन्विक्शन है इनका कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो मुद्दे हमने पूरा डिटेल में समरी दे दी है मैंने आपको, बाकी आप न्यूज़पेपर में खुद से पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो वर्शिप प्लेसेस को फ्रॉज करने का स्टेटस को फ्रॉज करना, दैट मीन्स
कि जो कानून था, यहाँ पे देखो आप इस कानून को, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, जिसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो भी वर्शिप प्लेसेस की कंडीशन थी वो एज इट इज़ वैसी की वैसी बनी रहेगी। कहने का मतलब कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी वर्शिप प्लेस पे कोई एनक्रोचमेंट हो रखा था तो उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ, 15 अगस्त 1947 के बाद में अगर उन वर्क प्लेसेस पे कोई भी और इन्वेजन होता है, कहने का मतलब उनकी जो कैंपस है, मान लो ये कोई बड़ा मंदिर है, उसके कैंपस में अगर कोई 15 अगस्त 1947 के बाद में अपने एरिया को एक्सपेंड करते करते उस मंदिर के एरिया को कैप्चर कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, तो बोला उसको रोका जाएगा। बल्कि और उस मतलब 15 अगस्त के बाद की जो भी डेवलपमेंट हो गए उनके लिए तो ठीक है, पर 15 अगस्त से पहले जो भी हो गया वो एज इट इज़ वैसा का वैसा इंटैक्ट बना रहेगा। मतलब वर्शिप के लिए जो प्लेसेस थी उनके एरिया को बिल्कुल फ्रोज कर दिया, मतलब रोक दिया। बट इस मुद्दे को अभी एक तरीके से प्ली के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में फिर से लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है कि भाई आपका क्या कहना है, आप बताओ। तो बेसिकली पीआईएल में डिमांड क्या की जा रही है कि बोले ये सेक्युलर एथोस के अगेंस्ट में है। सेक्युलर कैसे, कि बोले कि 15 अगस्त पहले तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे और ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कुछ भी हुआ उसको हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद में हम कुछ भी रिस्टोर नहीं कर पाए हैं। और इसमें बेसिकली जो फोकस है ना इस प्ली में, वो की जा रही है हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स की जो वर्शिप प्लेसेस है उनकी। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो एनक्रोचमेंट हुआ है हिंदू रिलीजियस प्लेसेस, सिख रिलीजियस प्लेसेस या बुद्धिस्ट या जैन रिलीजियस प्लेसेस पे, तो वो एनक्रोचमेंट जिस भी कम्युनिटी में किया गया है, पर्टिकुलरली बताया जा रहा है वहां पे इस मतलब न्यूज़ में कि जो मुस्लिम्स का इन्वेजन था, ठीक है, प्रीवियस जब से इन्वेजन हुआ था मुस्लिम्स के द्वारा, बोला उसका एक्सेप्टेंस है ये, बोला इसमें एक बार रिव्यू डालने की ज़रूरत है। साथ में इस एक्ट में क्या प्रोविज़न था कि 15 अगस्त 1947 पे जो पोजीशन थी उस पोजीशन को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, ठीक है, छोड़ करके केवल राम जन्मभूमि वाली जगह को, अयोध्या में जो पूरा मुद्दा था। क्योंकि उस टाइम पे ये एक्ट जब लाया गया था वो क्या था, 1991। अब एक तो सवाल क्या उठ रहा है, बोलिए रेट्रोस्पेक्टिव डेट कैसे दे सकते हो आप। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि कानून तो ला रहे हो 1991 में और डेट आप फिक्स कर रहे हो 15 अगस्त 1947, तो एक तो इस पर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा, 1947 15 अगस्त 1947 के पहले जो एक्चुअल में जो एक कैंपस एक मंदिर का या फिर जो भी रिलीजियस प्लेस है उसका होना चाहिए था, उसको अगर किसी ने एनक्रोच कर लिया या कोई भी वजह से वो अतिक्रमण हो गया वहां पर, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस के बिल्कुल अगेंस्ट में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे ये प्ली रजिस्टर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। वैसे इस एक्ट के प्रोविजंस के बेसिस पे देखे जाए तो इसमें अयोध्या डिस्प्यूट को क्यों एक्सक्लूड किया है, क्यों निकाला, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है अयोध्या ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो मुद्दा किसमें, जुडिशरी में पहुंच चुका था, तो इस वजह से उस मुद्दे पर ज़्यादा काम नहीं किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया। बट जो दूसरे रिलीजियस प्लेसेस थे वहाँ पर एनक्रोचमेंट जो था उसको उन्होंने वहाँ पर एक बार फ्रीज कर दिया कि बोला 15 अगस्त से पहले का होया हुआ है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एक यहाँ पर प्रोविज़न क्या आ गया कि भाई जो कानून अगर लेजिस्लेचर लेकर के आ गई और उसमें यह कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तो वो चीज़ तो बिल्कुल पावर सेपरेशन के अगेंस्ट में चली गई, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, जो कि आर्टिकल 25, 26 में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, तो उसके बेसिस पे कोई जुडिशरी के गेट खटखटा सके तो उसको भी आपने फ्रीज कर दिया। तो आप किसी के फंडामेंटल राइट्स की जो रेमेडियल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, आप उनको कैसे वायलेट कर सकते हो। हाई कोर्ट्स में रेट लगाई जाती है आर्टिकल 22, 26 के बेसिस पे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाई जाती है आर्टिकल 32 के बेसिस पे। तो बोलो वो चीजें आप कैसे बैन कर सकते हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, 26 में रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइडेड है और उसमें यह कहा गया है कि अगर वो रिलीजियस फ्रीडम कोई भी ब्रीच करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में जाकर के अपनी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवा सकते हो।
क्योंकि इसमें मेन मुद्दा क्या आ रहा है, एक तो 15 अगस्त 1947 से पहले एनक्रोचमेंट तो हुआ ही है ना, आप केवल फ्रीज कर दो, इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि कोई भी रिलीजियस प्लेस अपनी पुरानी जो जमीन थी उसको रिक्लेम नहीं कर सकता। दूसरा, 1991 में बनाया हुआ कानून और उसमें आप डेट डाल रहे हो पहले की, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट कैसे एक्सेप्टेड होगी। रही सही में आर्टिकल 14 में क्या है, रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बेसिस पे अभी करना पड़ेगा। साथ में ये भी कहा गया है प्ली में कि यूबी जस ईबी रेमेडियम, दैट मीन्स कि जहां पर अधिकार है वहां पर रेमेडी भी डेफिनेटली होगी। दैट मीन्स कि आर्टिकल 25, 26 के बेसिस पे अगर रिलीजियस फ्रीडम आपको प्रोवाइडेड है तो उसके बेसिस पे रेमेडीज भी मिलनी चाहिए। अब वो 15 अगस्त 1947 से पहले का इंक्रोचमेंट अतिक्रमण है या फिर बाद का है, रेमेडीज तो मिलनी ही चाहिए, ये कह के ये पिटीशन डाली गई है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस पिटीशन को भेज दिया एक तरीके से सेंटर के पास में, पिटीशन तो खुद के पास में, सेंटर से कहा भाई आप अपना रिस्पॉन्स दो, क्या चाहते हो, क्या है आपका प्रोविजन। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, ये आपको पता है कि कोई भी अपने रिलीजन को प्रे कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है। ऐसे आर्टिकल 26 क्या कहता है कि अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस को मेंटेन कर सकता है, वर्किंग जो वर्शिप प्लेसेस है, पिलग्रिमेजेस है, उनको मेंटेन कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए ये प्रोविजन अवेलेबल है। तो आर्टिकल 13 के बेसिस पे जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है, आप उसको कैसे रोक सकते हो। एक बार रिव्यू तो कर ही सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कानून को जो 1991 का एक्ट है उसको लाया गया है। तो पॉइंट यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि एक डिमांड की जा रही है कि जो 1991 का एक्ट है जिसमें ये जितने भी प्रोविजन है एक बार उनको रिव्यू किया जाए, चेक किया जाए कि क्या और करेक्शन किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे। आगे चलते हैं। अब हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे, जहां पर रीडिंग द लॉ दैट मेंटेन्स स्टेटस को इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसमें देखते हैं क्या प्रोविजन है इस कानून में। कानून का तो नाम हमने देख ही लिया। देखो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव लेड कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस को मेंटेन रखने के लिए ये कानून लाए थे कि 1947 में जो स्टेटस था उसको वैसे के वैसे बनाए रखेंगे और केवल राम जन्मभूमि मुद्दे को छोड़ करके, क्योंकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में था। इस चीज़ को लेकर के पार्लियामेंट में उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे एसबी चौहान, उन्होंने इसको लाया था कानून को। ठीक है, अब देखते हैं प्रोविजंस क्या हैं इसमें। क्लॉजेस को अगर देखें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस जिनका इंक्रोचमेंट 15 अगस्त 1947 से पहले हो गया था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वैसे के वैसे रखा जाएगा। बस 1947 15 अगस्त के बाद में जो इंक्रोचमेंट कई प्लेसेस पे हुआ है तो वहां पर कोई भी कोर्ट की जो एक तरीके से वर्किंग है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा अयोध्या डिस्प्यूट के अलावा और भी कुछ चीज़ें थी जिनको एक्सक्लूड किया गया। एक तो वो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर में आ रहे हैं, बोला एक उनको छूट दी जाएगी इस एक्ट के अंडर में कि उनका कोई भी एनक्रोचमेंट हो रखा है 1947 से पहले, 15 अगस्त से पहले, बोला उनको कोर्ट में ले जाया जा सकता है उन मुद्दों को। और छूट किसको दी कि मतलब कोई भी सेटलमेंट चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, ठीक है, उस टाइम पर 1947 के टाइम पर, और वो कुछ ना कुछ निकल सकता है कंक्लूजन, तो उस मुद्दे को भी ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी डिस्प्यूट जिसमें पार्टीज या फिर जो भी बातचीत हो रही है दो पार्टीज के बीच में, उसमें एक्ट के कमेंसमेंट से पहले ही एक्यूजिशन की बात हो रही हो, दैट मीन्स कि 1991 में ये एक्ट आया था उसके पहले से ही कोई डिस्कशन, कोई डिबेट चल रहा है उसको। तो राम जन्मभूमि में तो वही मुद्दा था, इसीलिए वो बच गए, मतलब एक्सक्लूड कर दिया उस एक्ट को। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अयोध्या वर्डिक्ट तो देखो 2019 में दे दिया था, बट बचे हुए जो रिलीजियस प्लेसेस है जैसे कि कृष्ण जन्मभूमि की बात की जाए वृंदावन में, या फिर और भी कई जगह हैं जहां पर कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट हुआ था पास्ट में, ठीक है, मेडिवल पीरियड के टाइम पे, तो उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि मेडिवल पीरियड में भी तो एनक्रोचमेंट हुई, आप उनको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। इसी चीज़ को लेकर के ये प्ली लगाई है। आर्टिकल 51A जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, वहाँ पर भी ये चीज़ प्रोविज़न दी हुई है कि सिटीजन्स जो है वो इंडियन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी DPSP में भी ये प्रोविज़न है कि स्टेट की ये ड्यूटी है आर्टिकल 50 में कि जो भी मॉन्यूमेंटल प्लेसेस है
ठीक है, उन प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसी के बेसिस पे ये एक्ट आया था यहाँ पे, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट ने क्यों ये कानून लेकर के आई थी सरकार, ठीक है, 1991 में। तो एक तो क्या पॉइंट है कि यूनियन लिस्ट में एंट्री 97 क्या कहती है कि रेजिडुअल पावर्स जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगी या सेंटर के पास में रहेगी। कहने का मतलब कि वो सब्जेक्ट जिनका कोई मेंशन नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में उसको मेंशन किया है, ना उसको स्टेट में, और ना कंकरेंट लिस्ट में शेड्यूल 7 के अंडर में, तो बोलो उनको देखा जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि जो शुरू में फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ थी उसमें क्या बताया कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, उसको मेंटेन करने की बात आए, तो उसके बेसिस पे अगर वो कानून लाया गया था 1991 में कि भाई रिलीजियस इश्यूज को लेकर के कम्युनल वायलेंस हो सकता है, और उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई थी 1991 में, तो वो तो स्टेट सब्जेक्ट है भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है ये 1991। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये केस कहीं ना कहीं दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सेंटर से अपना रिस्पॉन्स लेकर के फिर आगे क्या वर्डिक्ट देती है, टाइम बताएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दांडी यात्रा से रिलेटेड। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पंडित नेहरू से लेकर के बाकी सभी लीडर्स को ये कहा कि ये गाइडिंग लाइट थे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी जिसमें महात्मा गांधी लीडर थे, और आज आप देखोगे 91 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 91 मतलब 91वां साल है ये। तो इसमें पथ प्रदर्शक मतलब गाइड के तौर पे कंसिडर किया गया है, जिसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का भी नाम इन्होंने अपने स्पीच में लिया। इसके अलावा जो दांडी यात्रा की जो सिग्निफिकेंस है उसके लिए अब हम चलते हैं सीधा एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे जो कंटेंट है उसकी हेडिंग है द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज दांडी मार्च। देखो अभी हमने देखा न्यूज़, अभी जो एक पूरा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 91st एनिवर्सरी ऑफ दांडी यात्रा से शुरू होकर के चलेगा कब तक, 75th ईयर ऑफ नेशंस इंडिपेंडेंस 2022। लगभग 5-6 महीने का ये प्रोग्राम हो गया ऑलमोस्ट, राइट, नहीं लंबाई हो गया उससे भी ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि दांडी यात्रा जो है वो शुरू कर दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च को, और ये इन्होंने कंप्लीट की थी 5 अप्रैल 1930 को। इसमें काम क्या था कि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट मेकिंग पे मोनोपोली बना ली थी, कि बोला कोई भी सॉल्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स दिए बिना या फिर ब्रिटिश फॉर्म्स हैं उनके अलावा कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो गांधी जी ने सॉल्ट को ही एक थीम बना लिया और ये दिमाग लगाया कि कैसे भी करके ब्रिटिशर्स को कैसे हम हरा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सारे मासेस को साथ में लाने के लिए एक कॉमन चीज़ की ज़रूरत थी, तो सॉल्ट पिक किया। दूसरा, हमें पता है कि चौरी चौरा कांड हुआ था, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली होगी कि 5 फरवरी 1922 को जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गोरखपुर यूपी में एक अभी डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है यूपी का, वहाँ पर चौरी चौरा नाम से एक गांव है। वहाँ पर क्या है, एक बाजार की तरफ एक जुलूस निकल रहा था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी मासेस थे, तो उन पर क्या पुलिस ने फायर कर दिया। तो उसके चलते क्या हो गया, 5-7 जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने फिर बाद में पुलिस थाने को आग लगा दी, उसके अंदर जो भी पुलिस वाले थे उनको जला दिया। तो ऐसे में क्या हो गया कि नॉन वायलेंस के बेसिस पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया गया था, वो फिर 1922 में वायलेंट फॉर्म में आ गया। तो इसकी वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो ऐसे में चलते उन्होंने विड्रॉ कर लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो चौरी चौरा कांड के बाद में, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, इसी दांडी मार्च के साथ में ही। तो बेसिकली 1882 का सॉल्ट एक्ट था, जिसमें यह था कि इंडियंस को अगर नमक खरीदना है तो वो केवल ब्रिटिशर से खरीद सकते हैं। जबकि आज आप जानते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, कि लगभग 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हमारी कोस्टल लाइन है। तो क्या नमक की कमी थी क्या? बट वही है, बिल्कुल आयरनी थी, अपनी खुद की टायरनी चला रखी थी उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान लेकर के और गांधी जी ने फिर ये मार्च कंप्लीट किया था, जिसमें उन्होंने जाकर के नमक बनाया। बहुत सारे और भी वॉलंटियर्स थे। वैसे तो गांधी जी ने अपनी ये शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से, और ये चली थी दांडी तक।
ओके इसके अलावा गांधी जी ने और भी लीडर्स से, और भी अलग अलग रीजन के लोगों से डिमांड की थी कि आप भी नमक जो ये सॉल्ट जो यात्रा है इसको आप करो। इससे क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, की हम आपके कानूनों को नहीं मानते हैं। गांधी जी को फिर अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। दरसाना सॉल्ट वर्क में जब गांधी जी पहुंचे थे ना नमक बनाने के लिए, वहां से फिर इनको जेल में डाल दिया गया था, यरवदा जेल में, यरवदा सेंट्रल जेल में ही। फिर बाद में आपको पता होना चाहिए कि वहीं पर कहीं ना कहीं पूना पैक्ट भी साइन होता है गांधी जी का और भीमराव अंबेडकर का, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, आप देखते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके अलावा बंगाल में भी वॉलेंटियर्स थे, जैसे कि सतीश चंद्र दासगुप्त, जो कि सौदेपुर आसाराम से वो मतलब उन्होंने सॉल्ट मार्च किया था। ऐसे ही KF नरीमन, उन्होंने बॉम्बे में किया था। तो ऐसे करके बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में सॉल्ट मार्च कंटिन्यू की थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। देखो सत्याग्रह को जब खत्म किया गया था उस टाइम पर, पहले एक बार तो क्या था, 1930 में सत्याग्रह शुरू हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बेसिस पे एक बार विड्रॉ कर लिया जाता है, होल्ड पे कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी आते हैं तो वहां पर हमें कुछ सक्सेस नहीं मिलती है, तो गांधी जी फिर से आते हैं इंडिया में 1931 में, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट कर दिया। बट फिर वो इतना ज़्यादा स्केल ज़्यादा हाई रहा नहीं, तो अल्टीमेटली 1934 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सत्याग्रह को एंड कर दिया, और उसी के साथ में गांधी जी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया था कि अब मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं रहूँगा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है ये चीज़, और ये जो पोर्शन है ये आप खुद पढ़ोगे जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ। ओके, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।